तो फर्स्ट वीडियो में कहा था मीनिंग ऑफ वैरायटी सिलेक्शन, ये जो हुआ था आधा अधूरा हुआ था, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो जो वीडियो था मेरा ऑटोमेटिक क्या हुआ था, कट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसकी वजह से वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो चलिए समझते हैं मीनिंग ऑफ वैरायटी सिलेक्शन मतलब होता क्या है। पहले इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैरायटी सिलेक्शन मीन द चूजिंग ए सूटेबल टाइप्स ऑफ कल्टीवर ऑफ ए क्रॉप डेट परफॉर्म वेल ऑन द नेचुरल फार्मिंग कंडीशन, मतलब वैसी क्रॉप होते हैं। वैरायटी सिलेक्शन मतलब कि कौन सी वैरायटी है जो इस कंडीशन में नेचुरल फार्मिंग के अंदर में अच्छी क्या देगी, प्रोडक्टिविटी देगी, अच्छी ग्रोथ करेगी। जैसे कि मान लीजिए इंडिजिनस वैरायटीज़, ठीक, उसके बाद से लोकल लैंड रेसेस, डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी, ठीक ना। तो बहुत सारी जो वैरायटी हैं उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं बिफोर क्रॉपिंग। उसके बाद से देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप एंड वैरायटी सिलेक्शन इन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में क्रॉप वैरायटी का जो सिलेक्शन है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो है मेंटेन सोइल फर्टिलिटी, सोइल का जो भी फर्टिलिटी है उसे मेंटेन करके रखता है, मतलब सोइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और हमारा क्या होता है, खेती भी होता रहता है। रेड्यूस पेस्ट एंड डिसीज अटैक, जो भी पेस्ट होते हैं उनके अटैक और डिसीज को भी ये कम करता है। और क्या करता है, इंक्रीजेस यील्ड स्टेबिलिटी, और ये जो भी क्या है हमारी यील्डिंग होता है, जो भी प्रोडक्टिविटी होता है उसे क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है, ठीक ना। और देखिए रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल, जो हम लोग पूरी तरह से केमिकल पर डिपेंड हो गए हैं उसे क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है उसे क्या करता है, कंजर्व करके रखता है, मतलब सुरक्षित रखता है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और अर्थवर्म आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे, ईटीसी, ये सब क्या, ये सब हमारे क्रॉप के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्योंकि हम लोगों ने कौन सी बेनिफिशियल है और कौन हार्मफुल है हम लोग ने डिसाइड कर रखा है, बट जो भगवान बनाए हैं वो कुछ डिसाइड नहीं किया है, जो है जैसा है वो बेस्ट है, मतलब एकदम बेस्ट, सही है। इम्प्रूव्स फार्म इनकम, तो ये क्या करता है, जो भी हमारे किसान हैं उनका इनकम जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब जो भी कमाई है उनका फ़ायदा है उनका क्या करता है, बढ़ाता है। इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब हम लोग इस पर खेती भी करेंगे सालों साल तक रहे, और सोइल भी जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जो भी हमारी मिट्टी रहेंगी उसका फर्टिलिटी भी बनी रहेंगी, ठीक है ना, नेचुरली। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इन नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में क्रॉप जो भी फसल है उनको सिलेक्शन करने के लिए क्या क्राइटेरिया, मतलब क्या रूल नियम है। तो सबसे पहले क्लाइमेट सूटेबिलिटी देखते हैं कि मतलब कौन सा फसल है और कौन सा क्लाइमेट है जो फिट बैठ रहा है। तो क्रॉप विल बी सूटेबल टू द लोकल क्लाइमेट सचेस, जो क्रॉप जो है वो लोकल क्लाइमेट जो होता है उसमें अच्छे से सूटेबल बैठता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया और सीजनल कंडीशन हो गया। मान लीजिए ठंडी है और ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करें, धान रोकें, तो क्या कभी धान होगा, नहीं होगा। तो इसलिए क्या ज़रूरी होता है पहले सिलेक्शन करने के लिए कि सीज़न कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। मान लीजिए जो भी वीट है, गेहूँ है, उसके लिए कोल्ड सीजन चाहिए, ठीक है ना, कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, और हम लोग उसको गर्मी में रोकें तो क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए क्या उसका सिलेक्शन करना है बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि मान लीजिए राइस हो गया, तो राइस को उगने में क्या होता है, ज़्यादा पानी लगता है, तो उसको हैवी रेनफॉल वाले एरिया में लगाना चाहिए, या उसको उतना पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। और वीट जो भी गेहूँ है उसको क्या चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, तो इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट में उसको क्या करेंगे, हम लोग ग्रो करेंगे, मतलब सोइंग करेंगे। और सोइल टाइप्स एंड फर्टिलिटी, अब देखेंगे कौन सा जो क्रॉप्स है, देखिए डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट सोइल कंडीशन, अलग अलग फसल जो होते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट उन्हें होती है सोइल के। जैसे सैंडी सोइल हो गया, जो भी मतलब बालू मिट्टी कहते हैं वो, उसमें क्या होता है, ग्राउंडनट और वाटरमेलन बहुत अच्छे से होता है उसमें। ग्राउंडनट मतलब क्या होता है, मूंगफली, और वाटरमेलन मतलब क्या होता है, तरबूज, मतलब जिसे क्या कहते हैं, लालमी कहते हैं। और क्ले सोइल में क्या होता है, राइस होता है, धान जो होता है अच्छे से होता है, क्योंकि क्ले सोइल की कैपेसिटी होती है कि वो पानी को होल्ड करके ज़्यादा देर तक ले रखता है। लोमी सोइल में क्या होता है,
गेहूँ और सब्जी बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं क्या नेचुरल फार्मिंग इंक्यूरेज क्रॉप दैट कैन ग्रो वेल इन लो एक्सटर्नल इनपुट। जो नेचुरल फार्मिंग है वो इंक्यूरेज करता है क्रॉप्स को जो कि लो एक्सटर्नल इनपुट कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। वाटर एबिलिटी, वाटर रिक्वायरमेंट शुड मैच लोकल वाटर रिसोर्स। जैसे कि बहुत सारे जो फसल होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है और बहुत सारे जो फसल होते हैं उनमें कम ही पानी में हो जाता है। जैसे मिलेट हो गया, तो मिलेट को क्या चाहिए, कम पानी चाहिए, तो जहाँ कम पानी रहेगा वहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन शुगर केन को पानी चाहिए भरपूर, तो वो क्या होगा, जहाँ पर भरपूर उसको पानी मिलेगा वहीं पर होगा। इन नेचुरल फार्मिंग लो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप आर प्रेफर। नेचुरल फार्मिंग के अगर अनुसार देखा जाए तो जो भी फसल जो होते हैं कम पानी में ग्रो करते हैं उसी को प्रेफर किया जाता है, मतलब उसी को ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं। रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस एंड पेस्ट टॉलरेंस क्रॉप रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल कंट्रोल। जो भी मतलब रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस और पेस्ट टॉलरेंस क्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी केमिकल हमारे रहते हैं उनके ज़रूरतों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। जैसे प्रिपेयर वैराइटीज़, इंडिजिनस वैराइटीज़ और ट्रेडिशनल लोकल सीड, दे आर यूजुअली मोर एडेप्टेड टू लोकल कंडीशन। और ये क्या होते हैं, वास्तव में जो होते हैं ख़ास तौर पे ये ज़्यादा एडेप्टेड होते हैं लोकल कंडीशन में। और ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग क्रॉप के लिए ड्यूरेशन भी क्या है, अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए क्रॉप ड्यूरेशन शुड द फार्मिंग सीजन एंड क्रॉपिंग पैटर्न टाइप्स। तो जैसे कि बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं, जैसे कि पी प्लांट वगैरह हो गया, मीडियम ड्यूरेशन हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो गए। तो आइए एक एक करके समझते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आर यूजफुल इन मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम मतलब एक से अधिक क्या करते हैं हम लोग, एक ही फील्ड में एक से अधिक क्या करते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं। मार्केट डिमांड, अब मार्केट डिमांड में देख लेते हैं। फार्मर शुड सिलेक्ट क्रॉप विच गुड मार्केट वैल्यू एंड कंज्यूमर डिमांड। हमारे लिए वैसे फल हम लोग ये ऐसे मतलब क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जिसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, कुछ तो मुनाफा होगा नहीं। और जो भी हम लोग खेती करते हैं और मुनाफे के लिए ही करते हैं, जो भी काम करते हैं मैक्सिमम मुनाफे के लिए करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग का क्या करना चाहिए, मार्केट का सिलेक्शन करना चाहिए कि कौन ऐसा जो चीज़ है जो मार्केट में डिमांड कर रहे हैं और कस्टमर का वो डिमांड है। जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, पल्सेज, मिलेट, मेडिसिनल प्लांट, तो इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे अच्छा इनकम कौन सा दे सकता है उसका सिलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद से हम लोग को क्या करना चाहिए, खेती करनी चाहिए। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉप रिक्वायर लेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजर आर सूटेबल फॉर नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है ना कि जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर होते हैं उसका बहुत कम ही यूज होता है, मतलब नहीं यूज होता है। नेचुरल मतलब नेचुरली टोटल हम लोग को करना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ज़्यादा पल्सेज और लेगुमिनस क्रॉप्स को। ये क्या करते हैं जी, इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब जो भी लेग्यूम प्लांट होते हैं ना उसके जड़ में क्या होते हैं, एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कि क्या होते हैं, राइजोबियम खाते हैं। और राइजोबियम खाकर क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसे क्या करते हैं, उसके सोइल में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो सोइल में जो नाइट्रोजन फिक्स होता है सोइल के लिए क्या करता है, सोइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है। और जब सोइल फर्टाइल रहेगा तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है हमारे क्रॉप जो होंगे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छी यील्डिंग मिलेगी और अच्छा मुनाफा भी होगा। क्रॉपिंग सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी, सेलेक्ट क्रॉप शुड फिक्स वेल इन मिक्स क्रॉपिंग का भी कितना तीन प्रकार से हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। अब आइए इसके बारे में भी समझते हैं। दिस इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस पेस्ट प्रॉब्लम। ये क्या करता है बायोडाइवर्सिटी जो है, मैंने ऊपर बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसे इम्प्रूव करता है और रिड्यूस करता है। पेस्ट प्रॉब्लम मतलब जो भी कीट पतंगे वगैरह हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। एबिलिटी ऑफ सीड शुड
इजीली अवेलेबल, सीड जो है, जो भी बीज है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब जो कॉस्ट है उसका कम होना चाहिए, मतलब आसानी से कोई भी फार्मर उसे परचेज कर सके। लोकली एडेप्टेड, मतलब जो भी टेम्परेचर वगैरह है, और लोकली एडेप्टेड मतलब लोकल एरिया में वो अच्छे से एडेप्ट कर ले और अच्छे से ग्रो करे। फार्मर आर इंक्यूरियस टू यूज द इंडिजिनस एंड द फार्म सेम सीड, मतलब फार्मर को इंडिजिनस सीड जो है उत्साहित करना चाहिए कि वो यूज करे, और जो फार्म सेव्ड सीड मतलब फील्ड पे उगाए उसी सीड को रिजर्व रखे फिर अगले साल के लिए। इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, दिस सिलेक्शन क्रॉप शुड प्रोवाइड, जो सिलेक्शन होता है क्रॉप का ये क्या 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 प्रोवाइड करता है। गुड यील्डिंग, अच्छा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, लो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो भी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसका कॉस्ट जो होता है कम लगता है, बेटर इनकम, अच्छे खासे कमाई हो जाता है, मुनाफा मतलब अच्छा खासा हो जाता है। नेचुरल फार्मिंग फोकस ऑन रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट रेदर देन ओनली इंक्रीजिंग यील्ड, जो नेचुरल फार्मिंग होता है वो रिड्यूस करता है प्रोडक्शन के कॉस्ट को और इंक्रीज करता है यील्डिंग, केवल यील्डिंग को नहीं है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वैरायटी इन नेचुरल फार्मिंग। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन वैरायटीज़, और वैरायटीज़ की नियम और शर्त क्या है नेचुरल फार्मिंग में। इंडिजिनस या लोकल वैरायटी, लोकल वैरायटी आर प्रेफर बिकॉज दे एडप्ट बेटर टू लोकल कंडीशन, लोकल वैरायटी को इसलिए प्रेफर किया जाता है, इसलिए ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वो लोकल क्लाइमेट में अच्छे से फिट हो जाते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और यील्डिंग अच्छे देते हैं। रजिस्ट पेस्ट नेचुरली, नेचुरली वो क्या करते हैं, जो भी पेस्ट वगैरह है उसे रजिस्ट करते हैं। उसके बाद से रिक्वायर फीवर इनपुट, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए बासमती हो गया, बासमती चावल, और कलना मार्क हो गया, ठीक है ना, और डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। अब देखते हैं डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, जल्द क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, वैरायटी रेजिस्टेंट टू डिसीज रिड्यूस क्रॉप लेस, जो भी वैरायटी रेजिस्टेंस होते हैं डिसीज को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्रॉप लेस क्या होता है, क्रॉप भी क्या होता है, कम होता है। ड्रॉप एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, ये भी जो भी सूखा और स्ट्रेस टॉलरेंस होते हैं इन रेनफेड एरिया। ड्रॉप टॉलरेंस वैरायटीज आर सिलेक्टेड, मतलब वैसी फसल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि कम पानी में भी क्या हो, अच्छे से ग्रो कर जाए, जिससे कि किसान को क्या हो, लॉस ना हो। अरे यार काहे इतना भाग रहा है, स्टेन नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा है। कहाँ गया भाई, हाँ। अब हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी, मतलब ऐसे सीड हम लोग को लेना चाहिए कि जो कि उसके जर्मिनेशन कैपेसिटी, मतलब जो भी क्या है, ग्रोथ करने की कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। गुड क्वालिटी सीड इंश्योर हेल्दी क्रॉप एंड स्टेबलिशमेंट, मतलब अच्छी क्वालिटी की जो सीड होती है क्या होती है, अच्छी क्वालिटी की सीड होती है तो अच्छी उसका यील्डिंग भी होता है, ठीक है। सुटेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग, वैरायटी शुड परफेयर वेल ऑन द लो इनपुट कंडीशन। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप परफेयर इन नेचुरल फार्मिंग, किस प्रकार की जो फसल होती है हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं नेचुरल फार्मिंग में। जैसे कि मसाला हो गया, राइस हो गया मतलब चावल हो गया, बीट्स हो गया मतलब गेहूँ हो गया, मिलेट्स हो गया, जवार हो। उसके बाद से पल्सेस, ग्राम चना दाल हो गया, पिजन पी हो गया, मटर दाना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से लेंटिल हो गया, पल्स इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी, जो भी दाल वगैरह होती है, तेलन पौधे होती है, वो क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ऑयल सीड क्रॉप, जैसे कि ऑयल सीड क्रॉप हम लोग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड हो गया, सेसम हो गया, ग्राउंडनट हो गया, और वेजिटेबल में टमाटो, ब्रिंजल, ओकरा, ठीक है ना, ये सब लगाते हैं। और फ्रूट में क्या होगा, मैंगो, गुआवा, बनाना। इम्पोर्टेंस फ्रूट क्रॉप कौन से है, मैंगो और गावा होता है। रोल ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी इन नेचुरल फार्मिंग, अब क्रॉप की डाइवर्सिटी का क्या रोल है नेचुरल फार्मिंग। क्रॉप डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वाट
मतलब क्यों, तो चलिए वो भी देखते हैं। मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस, ये जो है क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। रेड्यूस पेस्ट अटैक, जो भी पेस्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनका अटैक को ये कम करते हैं। इम्प्रूव सोयल हेल्थ, जो भी मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी और हेल्थ को क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। प्रोवाइड्स मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, और ये जो है मान लीजिए हम फील्ड में इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मत्स्य पालन कर रहे हैं या फ्रूट वगैरह भी लगाए हैं, फिर सीरियल्स लगाए हैं, वेजिटेबल लगाए हैं, तो ये मल्टी सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। मतलब चारों बल से हम लोग कमा सकते हैं। और देखिए इसका मेथड, देखिए मेथड क्या है, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। एडवांटेज ऑफ प्रॉपर क्रॉप एंड वैरायटी सिलेक्शन। अब क्रॉप रोटेशन और वैरायटी सिलेक्शन का ये एडवांसन मतलब फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मिलती है, मतलब उत्पादन ज़्यादा होता है। बेटर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस जो है वो अधिक से अधिक क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। लो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, जो भी हम लोग खेती करते हैं उसका कॉस्ट जो है कम लगता है। और रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंसी, जो हम लोग केमिकल पर डिपेंड है उसका डिपेंडेंसी को कम करता है। इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी, सोयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, जो भी फार्मिंग सिस्टम है वो सस्टेनेबल, मतलब सालों साल तक हम लोग उसमें फार्मिंग खेती बाड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और इंक्रीजेज फार्मर इनकम, और जो भी फार्मर है उनका जो कमाई है ना, इनकम है ना, उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए प्रॉपर इन क्रॉप सिलेक्शन। अब हम लोग को क्रॉप सिलेक्शन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम होता है, लैक ऑफ क्वालिटी से। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को उस क्वालिटी का सीड ही नहीं मिलता है, जो बीज होते हैं वो नहीं मिलते हैं। लिमिटेड नॉलेज ऑफ लोकल वैरायटीज़, और हम लोग के पास होता ना, तो फार्मर पढ़े लिखे नहीं रहते हैं जिसको दुनिया भर के वैरायटीज़ के बारे में पता चले और ज्ञान रहे। तो लोकल जो वैरायटी रहता है उसी पे क्या करते हैं हम लोग सिलेक्शन करते हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, और जो ये 4-4 महीने पे क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं उसके भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और पेस्ट एंड डिसीड आउटब्रेक, और बहुत सारे क्या करते हैं, पेस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसी पे अटैक कर देते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की पूरी सब मिलाकर कंक्लूजन क्या है, मतलब सार क्या है, एक बार एक जगह देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्रॉप एंड वैराइटीज इन फाउंडेशन ऑफ द सक्सेसफुल नेचुरल फार्मिंग। ये जो सिलेक्शन होता है और वैरायटी जो होता है क्रॉप का, ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है नेचुरल फार्मिंग का। फार्मर शुड चूज क्रॉप अकॉर्डिंग टू लोकल क्लाइमेट, सोइल, वाटर एबिलिटी, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड मार्केट डैमेज। जो भी फार्मर होते हैं वो क्रॉप को लोकल क्लाइमेट के अनुसार उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सोइल के अनुसार और वाटर एबिलिटी के अनुसार, पेस्ट रेजिस्टेंस के अनुसार और मार्केट डिमांड के अनुसार। जो भी इंडिजिनस और लोकेलिटी अडेप्टेड varieties are most suitable for the natural farming because they require fewer external input and help maintain ecological balance, ठीक है। मतलब जो भी इंडिजिनस वैराइटीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से सूटेबल होते हैं नेचुरल फार्मिंग में, और वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल इनपुट और मेंटेन रखते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, और प्रॉपर क्रॉप सिलेक्शन इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो भी मतलब हम लोग प्रॉपर क्रॉप सिलेक्शन क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर उसको सस्टेनेबल बनाता है, मतलब सालों साल तक हम लोग खेती कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस का। बेटर इनकम, अच्छे हम लोग किसान क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसे कमा सकते हैं बेनिफिट, ठीक ना। एंड हेल्दी फूड प्रोडक्शन, और सबसे बड़ी बात ये रही हेल्दी फूड प्रोडक्शन, हम लोग क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम केमिकल प्रोडक्शन। जो भी हम लोग क्रॉप फूड जो है प्रोडक्ट करेंगे उस क्या करेंगे, एकदम वो हेल्दी रहेगा, मतलब केमिकल के कंपेयर में बहुत हद तक ले बीमारी वगैरह से वो बचाएगा। तो चलिए आज एक टॉपिक पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए, सपोर्ट कीजिए हमें, और जो भी कमी है हमारे टीचिंग लाइन में वो आप बताइए, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस है मैं ऑनलाइन ही टीचिंग कराया हूँ,
और बहुत पहले कराता था। फिर इस पे मैंने देखा कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसे मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत मेहनत से इसका पीडीएफ बनाया और पीडीएफ बना के मैं सोचा कि खुद मेरा भी पढ़ाई हो जाएगा और मेरे साथ साथ कुछ और भी स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वॉच कीजिए वीडियो और हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टॉपिक को कवर करेंगे एक ही वीडियो में, ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस वैरायटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।